हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। एंड आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। हर एक ऑप्शंस को देखेंगे डिटेल में, नोट बनाते हुए चलिएगा। जितनी भी मेरी कंप्यूटर की क्लासेस होंगी एमसीक्यूज की, उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नोट्स में से ही आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चंस फंस सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं कि यूज B12 कूपन कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन गाइडली पैकेज। किसी भी पैकेज में आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप B12 कूपन कोड लगा सकते हैं। साथ ही साथ गाइडली का ऑल इंडिया लॉ लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, और आप जाइए रजिस्टर करिए, और ये टाइमिंग दे रखी हुई है, जरूर से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। रीजनिंग का महापैक है, आप सभी लोगों के लिए मैंने पूरा पैक कर दिया है ओनली 150 रुपीज में। तो जाइए अवेल करिए यहाँ से, और कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं गाइडली का पीडीएफ बंडल। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कूपन कोड है अपने B12 का, वो आपको नीचे भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इन सभी चीजों के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड, दैट इज, पहला क्वेश्चन कहता है अ डैश डायरेक्ट रीडर्स टू अ नेम्ड सोर्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट सच एज टेबल और अ ग्राफ। ऑप्शंस दिया है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हाइपेंशन एंड नन ऑफ द अबव। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलेंगे। हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है? हाइपरलिंक एक क्लिकेबल लिंक होता है। क्लिकेबल लिंक जो दूसरे डॉक्यूमेंट की ओर तुम्हें रेफर कर देता है, या फिर सेम डॉक्यूमेंट में ही किसी पर्टिकुलर पार्ट में ले जाएगा, कि भैया ये रहा लिंक, नीली नीली लाइन खींची रहती है, इस पे क्लिक करोगे तो सेम डॉक्यूमेंट में किसी और पार्ट पे वो ले जाएगा। तो ये क्लिकेबल लिंक होता है, जो कि हमारे पास MS वर्ड में भी ये होता है। हाइपरलिंक मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है? एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं अपनी ये फाइल देता हूँ PDF, ये जो आज के कंप्यूटर एमसीक्यूज हैं इसकी PDF देता हूं, और यहाँ पे लिख दूंगा, एक हाइपरलिंक डाल दूंगा। हाइपरलिंक डाल दूंगा इन द सेंस कि आपको एक वो क्लिकेबल लिंक होगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस YouTube चैनल पे आ जाएंगे और इस वीडियो पे चले आएंगे। तो ये होता है हाइपरलिंक। समझ में आ गया होगा क्या होता है हाइपरलिंक। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क एक मार्कर होता है जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर सेट करते हो, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे कि बुकमार्क आपने देखा होगा, कोई भी किताब आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर की किताब एक है, तो मुझे बुकमार्क लगाना है, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट में एक मार्कर लगा दिया कि भाई जब दोबारा मैं आऊं पढ़ने तो मैं वहीं वहीं से ही स्टार्ट करूं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मान लीजिए किसी पैराग्राफ पे बुकमार्क लगा रखा है, एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला कि एक बुकमार्क लगा रखा है, मैंने वो डॉक्यूमेंट खोला और मैंने उस बुकमार्क पे जैसे ही क्लिक किया, तो जहां पे मैंने बुकमार्क लगा रखा था वहां पे क्लिक होके चला जाता है। सर, हाइपरलिंक और बुकमार्क में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। अंतर इन द सेंस कैसे होता है? हाइपरलिंक क्या करता है? एक क्लिकेबल लिंक होता है। बुकमार्क में कोई क्लिकेबल लिंक नहीं होता है, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के ही अंदर किसी चीज को रेफरेंस डेटा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं आपका गाइड IBPS का नोटिफिकेशन जब आता है तो वो लिख देता है फॉर दिस रेफर एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, है ना। दिस इज द क्रॉस रेफरेंस। जैसे कि लिख दिया मैंने कि सी सी टेबल नंबर 1, सी टेबल नंबर 2, तो ये किसी को रेफर कर, तो क्रॉस रेफरेंस इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज द डायरेक्ट रीडर टू नेम्ड सोर्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट सच एज टेबल और ग्राफ इज कॉल्ड क्रॉस रेफरेंस। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाइपेंशन क्या होता है? हाइपेंशन का मतलब होता है वर्ड को ब्रेक करना। जब लाइन एंड पर फिट नहीं होती है ना, तो जो हाइपेंशन होता है इसको होता है कि वर्ड्स को ब्रेक कर देना। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर, तो वर्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। चलो, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। चलिए, समरी ले लेते हैं पूरे क्वेश्चन में। समरी कहता है हाइपरलिंक का मतलब होता है एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल लिंक आता है, क्लिकेबल लिंक होता है।
इंटरनल लिंक भी होता है, एक्सटर्नल स्लैश इंटरनल, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट में भी हम पहुंचा सकते हैं। बुकमार्क क्या होता है, एक पॉइंट होता है कि एक हम यहाँ पे खत्म किए तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपेंशंस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मार्क वन वॉज इन्वेंटेड बाय, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई करेक्ट वो नहीं है सॉल्यूशन। हॉवर्ड एकन, हॉवर्ड एकन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जेपी एकार्ट ने इनियाक कंप्यूटर बनाया था, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसका मार्क वन से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो जेपी इकरेट ने क्या बनाया था, इनियाक कंप्यूटर बनाया था। हरमन हॉलीरथ ने क्या बनाया था, हॉलीरथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी, टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के इवोल्यूशन का अर्ली स्टेप था एक्चुअली। जे डब्ल्यू मौची ने क्या बनाया था, जे डब्ल्यू मौची भी इनियाक को इन्वेंटर थे, जेपी एकरेट के साथ। किसके साथ, जेपी एकरेट और जे डब्ल्यू मौचली ने एक ही चीज इन्वेंट की, दैट इज इनियाक, तो इन्होंने मिलके की थी। जॉन वॉन न्यूमन एक ये स्टोर प्रोग्राम एक आर्किटेक्चर है, ये कंसेप्ट देता है मॉडर्न कंप्यूटर का। ये क्या देता है कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहाँ से आया, वो यहीं से आया, मॉडर्न कंप्यूटर कहाँ से आया, जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्टोर प्रोग्राम से, कि हम यहाँ स्टोरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आपको याद है ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या आता है कि इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इज अ प्राइवेसी फीचर्स अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर। तो एक बार बता दें, कोई भी वेब ब्राउजर है, कोई भी, लाइक एप्पल सफारी, एप्पल सफारी से नाम पता चल रहा है कि जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो वेब ब्राउजर का नाम होता है वो होता है एप्पल सफारी। सफारी एप्पल का एक डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, लाइक आईपैड में, आईफोन में, मैकबुक में, इसमें प्राइवेट ब्राउजिंग बिल्कुल पॉसिबल है, इनकॉग्निटो जैसा ही है, जिसका नाम बोलते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, जिसमें इन प्राइवेट मोड होता है, इन प्राइवेट मोड होता है, जो कि इनकॉग्निटो मोड के ही जैसा होता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से इसमें होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इन प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और यहाँ पे जितने भी ब्राउजर्स दिए हैं इन सब के अंदर ये वाली मोड की प्राइवेसी होती है, इनकॉग्निटो मोड। तो ऑल ऑफ द अबव मेरे पास आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल, आईसीएफ फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल वाज इंट्रोड्यूस विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ विंडो। तो विंडोज 7, विंडोज 95, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8। तो देखो विंडोज 7 में एडवांस फायरवॉल फीचर्स थे, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल पहली बार इस वर्जन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स एडवांस फायरवॉल फीचर्स थे विंडोज 7 में, बट आईसीएफ इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल इसमें यूज नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। 95 तो बहुत ही पुराना हो गया, ये तो मेरे ऑप्शंस में ही नहीं है। विंडोज 95 तो बहुत ही पुराना हो गया। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, क्या है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, डिफेंडर फायरवॉल है जो मॉडर्न फायरवॉल है, लेकिन आईसीएफ पहली बार इस वर्जन में भी नहीं आया। विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी बहुत इंपॉर्टेंट, विंडोज एक्सपी। अब विंडोज एक्सपी क्या है, विंडोज एक्सपी के साथ इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिक फायरवॉल था,
जो नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करता था। तो द करेक्ट आंसर इज विंडोज एक्सपी इज द करेक्ट आंसर। विंडोज 8 में भी फायरवॉल था, पर ये एडवांस वर्जन था, ओरिजिनल आईसीएफ एक्सपी में ही आया था। सब में जैसे विंडोज 7 में भी फायरवॉल था, लेकिन एडवांस था। विंडोज 10 के अंदर भी था फायरवॉल, फायरवॉल सब में है, ठीक है ना। बट 95 तो रेस से बाहर है, क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना हो गया है, ठीक है ना। तो आईसीएफ इसमें नहीं था, बट किसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? विंडोज एक्सपी में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट केस कैपिटलाइजेस ऑल द लेटर ऑफ योर टेक्स्ट। तो कैपिटलाइज नो वर्ड ऑप्शन है, कैपिटलाइज नो वर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ड कैपिटलाइज ना हो, मतलब सब लेटर स्मॉल में ही रहेंगे। ये ऑप्शन जनरली वर्ड में नहीं होता है, ठीक है, बट कंसेप्चुअली इसका मतलब यही होता है। बट ऐसा ऑप्शन कहीं एमएस वर्ड या कहीं पे भी नहीं होता है। ये ऑप्शन मेरा आंसर केस नहीं है। अपर केस, अपर केस का मतलब होता है सब लेटर को कैपिटल लेटर कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा है हेलो, तो इसको अपर केस में क्या करेगा? HELLO, हेलो, ये अपर केस हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज पूछी, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट केस कैपिटलाइज, बड़ा कर देना ऑल द लेटर ऑफ योर टेक्स्ट, दैट इज आंसर इज अपर केस। टॉगल केस क्या होता है जानते हैं? टॉगल केस, जैसे कि टॉगल केस का मतलब ये होता है लेटर का केस अल्टरनेट लेटर कर देना। मतलब जैसे हेलो वर्ड मैंने लिखा, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड मैंने लिखा, तो अगर मैंने टॉगल केस किया तो क्या करता है कि लेटर का केस अल्टरनेट कर देता है। जैसे कि तुम्हारे पास यहाँ पे कह सकते हो इस तरीके से कर देगा, ये एच, फिर ELLO, ये स्मॉल लेटर में वर्ड WORD, ये होता है टॉगल केस। मतलब जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। मतलब जैसे ये कैपिटल लेटर में था ना, ये भी कैपिटल लेटर में था ना, तो क्या करता है टॉगल केस? क्या करता है, जो भी कैपिटल लेटर में लेटर लिखा होगा उसको स्मॉल लेटर में कर देगा और स्मॉल लेटर वाले को कैपिटल लेटर में कर देगा। तो टॉगल केस ये होता है। नोट कर लीजिए प्लीज, मैं आपको हर एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ इसीलिए सिर्फ, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन का तो अपर केस होगा। लोअर केस का क्या करता है कि जो कैपिटल लेटर में उसको स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है। सेंटेंस केस क्या होता है? ये सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस जो HE है, हेलो मैंने कर दिया, फिर स्मॉल लेटर में वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ टेस्ट। देखो अब कहीं भी इस सेंटेंस के अंदर आपका पहला जो वर्ड होगा, इसके अंदर जो लेटर होगा पहला, उसका आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा। तो हेलो वर्ल्ड, दिस इज टेस्ट। ये होता है सेंटेंस केस। मतलब उस सेंटेंस के अंदर जो पहला वर्ड होगा, उस पहले वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्त मैं, तो इतना तो बनता है कि आप लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें और बस सपोर्ट करें, ताकि आपको ये एमसीक्यूज मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के मेंस एग्जाम, 22 दिन बचे हैं दोस्त, केवल याद रखना। मैं आरआरबी पीओ मेंस भी पढ़ा रहा हूँ डेली 3 बजे रीजनिंग, सिर्फ इसीलिए ना कि 22 दिन बचे, लेकिन बच्चा हल्के में आरआरबी क्लर्क के पीछे। भाई आरआरबी क्लर्क है वो, उसमें नहीं है। अगर 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में नहीं करके आओगे तो फिर किस में करके आओगे भाई, ठीक है ना। चलो एनीवेज, क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है एक सेकेंड कहाँ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो कहता क्या है, प्रिंटर, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डिटेल में समझना प्लीज, नोट करते। प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो किस में मेजर किया जाता है? मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, बट पहले WPM का मतलब समझिए, वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग स्पीड मेजर करता है। क्या करता है? टाइपिंग स्पीड मेजर करता है। ये टाइपिंग स्पीड, डॉट पर इंचेस, ये प्रिंटर का रेजोल्यूशन का एक्चुअल यूनिट है। तो
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को एक्चुअल यूनिट बताता है। 1 इंच के एरिया में कितने डॉट प्रिंट कर सकता है? ठीक है, हाई डीपीआई रहेगा, हाई डॉट पर इंचेस रहेगी तो बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी। तो करेक्ट आंसर तो डीपीआई है। पर एलपीएम क्या होता है? अब पूछोगे नहीं एलपीएम। एलपीएम दैट इज लाइन पर मिनट। ये मोस्टली लाइन प्रिंटर की स्पीड मेजर करता है। ये भी प्रिंटर की स्पीड मेजर करता है। प्रिंटर की स्पीड। कौन सा प्रिंटर? वो भी लाइन प्रिंटर। कौन सा? लाइन प्रिंटर। पीपीएम ये प्रिंटर की स्पीड मेजर करता है, रिजोल्यूशन नहीं करता है। ये स्पीड मेजर करता है प्रिंटर की। सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड, ये डॉट मैट्रिक्स की स्पीड मेजर करता है। कौन से मैट्रिक्स की? डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैसे मेजर करते हैं? कैरेक्टर पर सेकेंड। तो प्लीज समझिए, चीजों को समझिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? विच टैब इज नॉट इंक्लूडेड इन एमएस पावर पॉइंट? अब आपको याद होना चाहिए, जब मैं पावर पॉइंट अपने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा या पीडीएफ बंडल जो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ बंडल है उसमें मैं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर, जितने भी टैब्स होते हैं डॉल, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने बैच के अंदर। डिजाइन टैब, ये टैब होता ही है पावर पॉइंट में होता है, जो कि स्लाइड का बैकग्राउंड क्या करता है? स्लाइड का बैकग्राउंड, थीम, कलर या फॉन्ट को प्रेजेंट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। ट्रांसिशन टैब बिल्कुल होता है पावर पॉइंट में, ये स्लाइड्स के बीच में एनिमेशन इफेक्ट देता है। स्लाइड्स में एनिमेशन इफेक्ट देता है। ये क्या मैंने लिख दिया यार, एकदम मतलब थोड़ा प्यार से लिख दिया क्या? अच्छा चलो लिख देते हैं, स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट के लिए होता है। पेज लेआउट, ये भी बिल्कुल टैब प्रेजेंट रहता है हमारे आपके एमएस वर्ड में होता है पेज लेआउट। ठीक, बट ये किस में होता है प्रेजेंट? एमएस वर्ड में। अब ये पूछा विच टैब इज नॉट इंक्लूडेड इन एमएस पावर पॉइंट। मैंने कहा ये एमएस, एमएस मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ना। पेज लेआउट टैब एमएस वर्ड में होता है, पावर पॉइंट में नहीं होता है। नोट दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो द करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट। पेज लेआउट। एनिमेशन टैब पावर पॉइंट में होता है, जो कि प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए होता है, एनिमेशंस। ठीक है, मतलब जैसे कि टाइम प्रेजेंटर व्यू कह सकते हो, इसी में ही एनिमेशंस के अंदर मिलेगा। स्लाइड शो, स्लाइड शो क्या होता है हमारे पास? प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए होता है। लाइक नहीं, प्रेजेंटर व्यू नहीं आता इसके अंदर, इसके अंदर स्लाइड शो के अंदर प्रेजेंटर व्यू आता है। प्रेजेंटर व्यू, या कह सकते हो प्रेजेंट जो पीपीटी आपने बनाई है, जो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपने बनाई, उसको उसको रन करने के लिए, उसको रन करने के लिए काम आता है स्लाइड शो। बट एनिमेशंस क्या है? एनिमेशन टाइप पावर पॉइंट में होता है, जो कि इसका यूज क्या है? इसका यूज टेक्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, या तो टेक्स्ट को, या तो इमेज को, या तो किसी ऑब्जेक्ट को हमारे एनिमेट करने के लिए होता है। एनिमेशन के लिए, एनिमेट करने के लिए, एनिमेट के लिए, जैसे कि मैं चाहता हूं रोहित आए लिखता हुआ, तो ऊपर से आए, ऊपर से लिखता हुआ भम से आए, तो रोहित ऊपर से आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए आएगा, झम से ऐसे गिर जाए। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट के बाउंस होते हैं या फेड होता है, अभी मैं करके दिखाऊं इसी पावर पॉइंट में एक एनिमेशन। आइए दिखाता हूं, जैसे कि कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, लिख जाइए।
हाँ ये रहा, ठीक है। जैसे कि जो करेक्ट आंसर इसको देखो, मैंने इस टेक्स्ट को किया और मैं एनिमेशन टैब के अंदर गया और ये आया, देखना देखिएगा इस चीज को, देखिएगा देखिएगा। जैसे ये आया ये क्लिक दबाया तो ये देखिए हमसे, तो ये एक एनिमेशन हो गया, पेज लेआउट करेक्ट आंसर आ गया। और एनिमेशन चेंज करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये देखिएगा अभी, ये देखिए नीचे से आया है, देख रहे हैं? तो ये एक एनिमेशन है, मैंने टेक्स्ट में, इमेज में या ऑब्जेक्ट में मैंने ये काम किया। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कुछ परेशानी तो नहीं होता है। तो ट्रांजिशन में और एनिमेशन में सर आपने यहाँ पे भी एनिमेशन वर्ड यूज किया गया है। तो बेटा ये ट्रांजिशन क्या है स्लाइड में, एनिमेशन टैब क्या है टेक्स्ट, इमेज या ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है, इमेज पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको एनिमेट करने के लिए काम आता है। बात समझ में आ गई दोस्त मेरे, ठीक है ना? हर एक ऑप्शन को मैं 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं, इट विल टेक द टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक द टाइम ना। अगर मुझे 40 क्वेश्चन को कराना है तो मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन आंसर करूं, पर वो नहीं करना मुझे अभी। वो करेंगे, वो भी करेंगे, तो परेशान ना हो, है ना? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग is a graphical model that shows the relationship of entity set stored in a database। अब देखिए ये थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, ये सच में थोड़ा सा लेवल ऊपर ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज किए बहुत बढ़िया बढ़िया। प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज कोड को लिखने के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने आता है, मतलब कोड जो लिखा है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए काम आता है। डेटाबेस की एंटिटी रिलेशनशिप को शो करने के लिए काम नहीं आता है। तो ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल नहीं होता है। कैसा होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना? किस लिए प्रोग्रामिंग मॉडल काम आता है? कोड जो भी प्रोग्रामिंग मॉडल किस काम आता है? जो भी कोड लिखा है, कोड लिखने के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, कोड लिखने के स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है, ठीक है ना? और बार चार्ट, देखिए बार चार्ट क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और जिसमें वैल्यूज को बार में दिखाने के काम आता है। पर हमसे यहाँ पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल मॉडल दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी सेट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस के अंदर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होता है, बट इसमें वैल्यूज को बार के फॉर्म में दिखाया जाता है। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो साफ साफ दिख रहा है, ई आर डायग्राम ही एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको बोलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारा, ठीक है? और इसके अंदर हमारे जैसे आप कह सकते हो वो तो फ्लो चार्ट हो गया, तो खैर जिसमें हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ये ऐसे, अगर हर हर ओवल में ऐसे हो जाता है, फिर ये कुछ ऐसे ऐसे शेप्स दे देता है ना, तो वो हमारा फ्लो चार्ट बनता है एक्चुअली। तो फ्लो चार्ट प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, जो स्टेप सीक्वेंस। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अब हम कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे, कैसे सर समझाइए? अरे नहीं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये रहा शॉर्टकट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बहुत आसान है। विच पार्ट ऑफ द कंट्रोल अलाउ द यूजर टू मॉडिफाई द सिस्टम सेटिंग? दैट इज कंट्रोल बार, कंट्रोल बार, ठीक है ना? और मेन्यू बार आपको पता है, टास्क बार पता है। टास्क, इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं है जो मैं एक्सप्लेन आपको कर सकूं, आपको सारी चीजें पता है अगर आपने कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ कोर्स लिया, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने उसमें समझाई हैं, ठीक है ना? चलिए, which shortcut key is used to close the active window document in document window? that is control plus w। आप करके देखिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो कि एक्टिव विंडो या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, आपको पता होगा, अंडू, अंडू करने के लिए काम आता है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, रीडू के काम आता है। कंट्रोल प्लस एस सेव के काम आता है, सेव। और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट
किसके लिए काम आता है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक। तो इंसर्ट करने के लिए काम आता है, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब सर थोड़ा समझाएंगे। देखिए, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी वैल्यू ऑफ 111। देखिए, बाइनरी वैल्यू 0 और 1 में काम करती है। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, नहीं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। बस इतना ही, क्योंकि हमको तो केवल 3 ही चीज चाहिए थी। चलो अभी सुनना, यहाँ पे ये इन नंबर्स को मैं इसमें कैसे प्रेजेंट करता हूँ देखना। 2 की पावर 1 मतलब 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 हो गया। तो इतना जाना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है, सुनना ध्यान से, तो मैं किसका यूज करूंगा? 4 और 2 का। तो यहाँ और इसको 0 कर दूंगा, पर ये चीज हमको नहीं मिल रही है, ऑप्शन ये नहीं है। अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ और इसको कर दूंगा कि 2 1 3 3 होता है, ये चीज नहीं दिख रही, ये ऑप्शन ये भी हटा, ये तो हटा ही दो, है ना। 5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा कि एक इधर और बाकी ये, पर ये चीज नहीं दिख रही है यहाँ, इसको भी हटा दो। 7 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे? 4 2 6, 4 प्लस 2 6 और 7, यही आप करोगे ना, और दैट्स द करेक्ट आंसर। तो आंसर इज 7, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आप जब वैसे डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो मैं उसके अंदर ये रीजनिंग के अंदर भी आता है आपका, तो बाइनरी कन्वर्जन भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ बंडल खरीद लो, मजे आने जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। चलो, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ एग्जाम से देखा जाए, सारे ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम CISF इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। पहले तो आप ये चीज समझिए कि HTTP क्या है। HTTP भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये सिक्योर वेब प्रोटोकॉल है। क्या है? सिक्योर वेब प्रोटोकॉल है। ये क्या है? वेब प्रोटोकॉल है। ये क्या है? वेब प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करता है? HTTP क्या करता है? ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है ताकि डेटा हमारा क्या रहे? सेफ रहे। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये नेटवर्क कनेक्शन के एस्टेब्लिश करने में, नेटवर्क कनेक्शन के एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो पीपी आपके बारे में आपको बता दिया मैंने कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ये एक नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए काम होता है, जैसे डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। अब ये सब बंद हो गए, अब तो वाईफाई लगा हुआ है सबके घर में, है ना। तो ये रिलेट नहीं कर रहा है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल सेंड करने के लिए होता है, तो ये भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म सबके मैं बोल रहा हूं, दोस्त लिख नहीं रहा हूं तो कम से कम तुम लोग तो लिख लो कॉपी में यार, है ना। चलो, TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होती है। जब हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, उस लेयर के अंदर ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल काम करती है। SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये क्या करता है? SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल जो विंडोज में होता है, तो CIFS बेसिकली SMB का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। किसका? SMB क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन। क्या है एक्सटेंडेड वर्जन? कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, CIFS। तो ये क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्वर मैसेज ब्लॉक। मैं ये लिख देता हूं, सर्वर मैसेज
ब्लॉक, सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है ना? तो यही इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ एप्पल डिवाइस? मत बोलना ना यार भाई, सफारी, सफारी ओपेरा तो वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर है, सिरी इज अ एआई है। हे सिरी बोलते हैं ना, एक्टिवेट हो गया देखो, ठीक है। चलिए, which of the following is not an example of database management system? database management system का सॉफ्ट कौन सा इसमें से एग्जांपल नहीं है? देखो, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल, ये सारी चीजें आपकी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की होती हैं। तो एमएस एक्सेस और एमएस माई सीक्वल, ये तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। तो आप, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल, तो ये तो एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, तो ये तो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर हमसे पूछा, नॉट पूछा है, ठीक है ना? तो ये पहले की दो तो बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, और ये माई सीक्वल तो ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। फॉक्सप्रो क्या है? फॉक्सप्रो भी ऑल्सो द टेक्स्ट बेस्ड डीबीएमएस, टेक्स्ट बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग के लिए होता है ये चीज। तो जीआईएमपी क्या है? ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है यार, तो यही मेरे लिए करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? जीआईएमपी, जीआईएमपी क्या है? एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इसका डेटाबेस से कोई भी दूर दूर से रिलेशन नहीं, तो मेरा आंसर यही है। क्लिपर क्या है? व्हाट इज क्लिपर? क्लिपर एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डी बेस के लिए यूज होती है, ये डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है। तो हमारे लिए ये क्लिपर क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी बी एम एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको टर्म्स भी पता होने चाहिए। एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? रिलेशनल, रिलेशनल डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट। माई सीक्वल ओपन सोर्स डेटाबेस, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स डीबीएमएस, डीबीएमएस है। फॉक्स प्रो एडिट टेक्स्ट बेस्ड डीबीएमएस है। जीआईएमपी, जीआईएमपी क्या है? ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना? चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर हमारे पास आता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, और मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बना के रखे हुए हैं, है ना? तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम के ही अंदर ये की से काम आती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमल सुपर की? तो हर एक एक ऑप्शन को पहले समझते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? ये एक कैंडिडेट की होती है, जो टेबल के लिए सेलेक्ट की जाती है, प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की क्या सी होती है, वो बाद में बात करेंगे, देखेंगे अभी हम, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कैंडिडेट की भी होता है। तो कैंडिडेट की होती है जो टेबल के लिए सेलेक्ट की जाती है, जैसे कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी डेटा को, मतलब किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की काम आती है, ठीक है ना? और कैंडिडेट की क्या होती है? जैसे कि तुम्हारे पास एक टेबल बना हुआ है, और उस टेबल में नाम है, फोन नंबर है, आधार नंबर है, और रोल नंबर है। तो आधार नंबर और रोल नंबर से तुमको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? यस। तो ये दोनों क्या हो गई? कैंडिडेट की हो गई। अब इस कैंडिडेट की में से प्राइमरी की किसको मानते हैं? उस टेबल की प्राइमरी की किसी एक को मानना पड़ेगा। अब किस में से मांगेंगे? उस कैंडिडेट की में से मांगेंगे। तो प्राइमरी की क्या होगी? एक कैंडिडेट की से ही सेलेक्ट की जाती है कोई एक प्राइमरी की, आधार नंबर या तो रोल नंबर, क्योंकि ये दोनों चीज यूनिकली आइडेंटिफाई किसी भी रिकॉर्ड को किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो मेरा नहीं है आंसर। कंपोजिट की क्या होता है? ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कंपोजिट की जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन से अगर हम किसी भी, जैसे कि मैंने नाम और रोल नंबर का, नाम और रोल नंबर मतलब कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स, तो मैंने नाम और रोल नंबर का कॉम्बिनेशन बना लिया कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रोल नंबर तो हमारा कैंडिडेट की हो गई, ठीक नहीं? हम इसके अंदर ये नहीं इनको करते, हम नाम लेते हैं,
नाम लेते हैं और क्लास लेते हैं, रोहित क्लास 5th, तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लास 5th में जो रोहित है वो एक और रोहित है जो कि क्लास 3rd में है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे मेरी? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करके हम कंपोजिट की बना देते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को, जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम रोल नंबर भी उठा सकते थे, ऐसा नहीं कि कैंडिडेट की नहीं उठाना है, उठा सकते हैं। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल बनी है जिसको दूसरी टेबल से कनेक्ट करना है। जैसे पहले प्राइमरी टेबल के अंदर आधार नंबर इज अ प्राइमरी की, पहले टेबल के अंदर, बट वही आधार नंबर दूसरे टेबल के अंदर कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि कनेक्शन करना है हमको दो टेबल के बीच में, तो वही आधार नंबर हमने वहां यूज किया। तो अब वो आधार नंबर जो वो एट्रीब्यूट है वो वहां दूसरे टेबल के अंदर क्या कहलाएगा, एक फॉरेन की कहलाएगी। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। सारी कीज तो समझ लिए हैं, अब समझते हैं कैंडिडेट की। ये मिनिमल सुपर की होता है, मतलब स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो रो को आइडेंटिफाई कर सके। सो विच इज अ मिनिमल सुपर की, दैट इज द कैंडिडेट की, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अरे की को तो एक्सप्लेन यहाँ पे हमने कर ही दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग कनेक्टेड प्रॉपरली, मतलब कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग प्रॉपर कनेक्टेड हो रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था? देखिए एडिटिंग, एडिटिंग क्या है, एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा या डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। सेविंग होता है डेटा को स्टोरेज करना या कहीं सेव करके रख रहना, डेटा का स्टोरेज या डिवाइस पर स्टोर करना एंड ऑल, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। बट बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग वो एक प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सारे हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चेक करता है ताकि वो लोड हो सके और प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, हार्डवेयर चेक करता है। सारे हार्डवेयर आपके सिस्टम में जो कनेक्ट है वो प्रॉपरली, अगर रैम में कोई दिक्कत होगी तो पट 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 बता देगा शुरुआत में ही। ओएस लोड करता है, तो दैट इज बूटिंग जो है is the process which checks to ensure the component of the computer are operating and connected properly। प्रोसेसिंग, अगर मैं बोलूं प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना। क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, ये सिस्टम स्टार्ट होने के बाद होता है, ठीक है। तो वैसे नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ओ बूटिंग इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एप्पल सीरीज 1 एंड 2, IBM 4341 याद करना है, डेक 10 स्टार 1000 PUP 11 आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये किस टाइप के कंप्यूटर्स हैं। तो पहले तो आपको पहले सारे अगर जनरेशन देखिए, लोग कहते हैं जनरेशन मत पढ़ाओ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कैसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था, जिसमें इनियाक, यूनियाक, एप्पल 1 एंड 2 इसमें नहीं आते हैं। तो एप्पल 1 एंड 2 जो है आपका फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं आता, क्योंकि ये एक वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, इसमें इनियाक या यूनिवैक आते थे। सेकेंडरी कंप्यूटर क्या था, इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड था ये, इसमें IBM 1401 था, IBM 1401 थे, बट एप्पल सीरीज के कोई नहीं आते। थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसी बेस्ड कंप्यूटर आया, जिसमें IBM सिस्टम 360 एंड IBM 360 एंड एप्पल 1 एंड 2 इसमें नहीं थे। फोर्थ जनरेशन के ही ये पार्ट हैं, ये कैसे हैं, ये सारे जो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन बिल को बोला गया था, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन ये तो एडवांस और एआई जमाने का कंप्यूटिंग पर फोकस कर रहा था, ठीक है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट पेरिफेरल। देखिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट पेरिफेरल मतलब इनपुट डिवाइस जो नहीं है। वेबकैम इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, टच करते हो तो एक इनपुट जाता है। वेबकैम क्या है, हमारी वीडियो को कैप्चर करके वो दे रहा है, आप मुझको देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वेबकैम। ठीक है, स्कैनर कोई भी सॉफ्ट हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में करने के लिए काम आता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। बट स्पीकर क्या, ये तो एक आउटपुट डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर इज आउटपुट बिकॉज यहाँ पे नॉट वर्ड बोला है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज। देखिए रूबी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी जो कि वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशंस के लिए काम आता है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, यहाँ नॉट बोला है। पाइथन भी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। बट कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, एचटीएमएल का यूज करके कैस्केडिंग स्टाइल करके वेब डिजाइनिंग के काम आती है, ये भी मेरा आंसर नहीं। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। बट एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्शन होता है, डीबीएमएस। तो ऑड वन आउट तो मेरा यही लग रहा है, तो यही डीबीएमएस इज द मतलब एसक्यूएल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए होस्ट क्या होता है, जानते हैं होस्ट हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट है और आईपी एड्रेस रखता है वो होस्ट होता है। द मेन कंप्यूटर इन अ वास्ट नेटवर्क, नहीं। द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट इज अ वर्किंग, नहीं। द मेन कंप्यूटर इन अ रिंग टोपोलॉजी, ये तो टोपोलॉजी के पीछे चला गया, नहीं। द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड होस्ट। तो होस्ट क्या होता है, वह कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है इंटरनेट और आईपी एड्रेस रखता है, उसको होस्ट हम लोग रेफर करते हैं। तो होप्स आपने सारे के सारे 20 क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया है। टिल दैट बाय, टेक केयर। अगर चाहते हैं कंटिन्यू सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके सर प्लीज टेक मोर क्लास। बाय, टेक केयर, बाय।